हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहला पार्ट था डेफिनेशंस का और सेकंड पार्ट था नॉमेनक्लेचर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, आइसोमेरिज्म या समावयवता। अगर अब हम देखें तो ये टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट ही, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। इसका मतलब पार्ट थर्ड हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे थे आपको आइसोमेरिज्म में, यहां पर क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्सेज या उपसह संयोजी यौगिक। पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता वाले, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो आपको याद होगा कि हमने समावयवता को ऑर्गेनिक में डिफाइन कैसे किया था, या समावयवता के लिए पहली कंडीशन क्या थी? अणुसूत्र क्या होना चाहिए यहाँ पर? समान। तो अगर हम बात करें कि समावयवता एक बड़े घर की तरह है, ठीक है, यहाँ पर जिसका जो मेन गेट है उसमें अगर हमें एंट्री करनी है यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? यहाँ पर समान होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, वही ऑर्गेनिक वाली डेफिनेशन ही है। यौगिक, वहाँ कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पर संकुल या कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान, किंतु गुणों में क्या हो? भिन्नता। अब ये गुण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, या त्रिविमीय विन्यास क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा इनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजिकल फंक्शंस, ये भी क्या हो सकते हैं यहाँ पर? अलग अलग। तो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु गुणों में भिन्नता हो, समावयवी कहलाते हैं, एवं यह गुणधर्म समावयवता कहलाता है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये ऑलमोस्ट डेफिनेशन किसके समान है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने समावयवता स्टडी की थी, सेम डेफिनेशन आ रही है। क्लियर यहाँ पर? अब हम डेफिनेशन के बाद आते हैं समावयवता के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आइसोमेरिज्म को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया था, संरचनात्मक, ठीक है, यहाँ पर, और त्रिविम समावयवता। तो यहाँ भी वही दो टाइप है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। सबसे पहले हम आते हैं संरचनात्मक समावयवता पर। क्या डेफिनेशन होगी? अणुसूत्र क्या होने चाहिए? समान, किंतु संरचनात्मक सूत्र क्या होंगे? अलग अलग। ये क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक समावयवी। और गुणधर्म क्या कहलाएगा? संरचनात्मक समावयवता। अब यहां पर आते हैं संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होने का क्या मतलब है? तो इसको मैं पहले ऑर्गेनिक से रिलेट करता हूं। जैसे ऑर्गेनिक में आपको याद होगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इन दोनों के संरचनात्मक सूत्र क्या है? अलग अलग है। अणुसूत्र दोनों का क्या होगा? C4H10, पर संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हुआ। ये हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप या वैलेंसीज है उनमें कहीं ना कहीं क्या आ गया है? चेंज। आप इस कार्बन को देखो, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है जिससे 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, पर अगर हम ब्यूटेन में देखेंगे तो ऐसा 3 डिग्री कार्बन आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कार्बन से जुड़े हुए समूह में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, जिससे संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी जो फॉर्मूला आपको दिखाई देगा उसको देख के हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि संरचनात्मक सूत्र क्या हो गया है? चेंज। तो यहाँ संरचनात्मक सूत्र को अलग अलग पहचानना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आसान है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाते हैं टाइप्स पे। संरचनात्मक समावयवता के टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप है आयनन समावयवता। अब इसको भी मैं ऑर्गेनिक से रिलेट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक में अगर आपको याद आ रहा हो, संरचनात्मक समावयवता में पहला टाइप था श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। अब इसको हमने डिफाइन कैसे किया था? यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु कार्बन की चेन क्या हो? पेरेंट चेन या मूल श्रृंखला क्या हो? अलग अलग। दैट मीन्स ये जो नाम दिया हुआ है, ये नाम किसको बता रहा था? अंतर को। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर श्रृंखला शब्द किसको बता रहा है? अंतर को बता रहा है कि कार्बन की मेन चेन में क्या था? अंतर। जैसे यहाँ पर ब्यूटेन, तो ब्यूट आ गया, यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोप आ गया। तो ये आपस में क्या थे? श्रृंखला समावयवी। नेक्स्ट याद करो, स्थिति समावयवता। अणुसूत्र क्या होगा? समान, क्योंकि अगर ये समावयवी है तो। अब ये जो नाम है ये किसको बता रहा है? अंतर को। किसकी स्थिति में अंतर? क्रियात्मक समूह, बहुआबंध या प्रतिस्थापियों की स्थिति में क्या दिखाई देगा? अंतर। क्रियात्मक समावयवता, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अणुसूत्र समान किंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें यहां अप्लाई करना है।
यहां ये जो नाम दिया जाएगा ये किसको बताएगा, अंतर को बताएगा। तो फर्स्ट वन है आयनन समावयवता, इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सेकेंड है लिंकेज या बंधन समावयवता। थर्ड है हाइड्रेट या विलायक योजन समावयवता। फोर्थ है उपसह संयोजन समावयवता। नेक्स्ट है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, केवल यहां पर स्थिति और ऐड करना उपसह संयोजन में। नेक्स्ट पे है लिगेंड समावयवता और लास्ट में है बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन समावयवता। क्लियर यहां पर। तो संरचनात्मक समावयवता के 7 टाइप है जो हमें स्टडी करने हैं। अब आ जाते हैं त्रिविम समावयवता। ऑर्गेनिक वाली डेफिनेशन ही है, अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र क्या होंगे, समान, किंतु त्रिविम में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अब यहां पर क्या जाएगा, लिगेंड्स का भिन्न भिन्न विन्यास। वहां पर ऑर्गेनिक में हमने लिखा था कि परमाणु या समूह का भिन्न भिन्न विन्यास, यहां पर किसका विन्यास अलग हो जाएगा, लिगेंड्स का त्रिविम में। अब आते हैं इसके टाइप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री के 3 टाइप्स थे, ज्यामिति, प्रकाशिक और संरूपण। यहां पर तीसरा टाइप नहीं है, केवल 2 टाइप है, जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ओआई प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हम आएंगे संरचनात्मक समावयवता पर और एक एक करके जो इनके 7 टाइप्स है उनको स्टडी करेंगे। तो अब हम आते हैं संरचनात्मक समावयवता में जो फर्स्ट टाइप है आयनन समावयवता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब अगर हम नाम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आयनन का क्या मतलब है, जैसे आपको याद आ रहा होगा जब हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, आयनन। हम क्या बोलते हैं NaCl के बारे में कि जब NaCl सॉलिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इसका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, मतलब आयनों का क्या हो जाता है, निर्माण। तो यहाँ पर एक्चुअल में आयन तो पहले से ही है, सॉलिड स्टेट में भी आयन है, पर जलीय विलयन में क्या होगा, Na+ और Cl- एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट, और विलायक अणुओं द्वारा चारों ओर से गिर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आयनन। तो सिंपल आयनन का मतलब क्या हुआ, आयनों का निर्माण। अब मैंने क्या समझाया था कि यहाँ पर ये जो नाम है ये किसको बता रहा है, अंतर को। इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग तो किससे होगी, संकुल जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, क्योंकि समावयवता के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि अणुसूत्र समान हो। तो संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु आयन जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हमने क्या नाम दिया, आयनन समावयवता। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयनों का निर्माण करते हो। तो जलीय विलयन में बनने वाले आयन क्या होंगे, अलग अलग, आयनन समावयवी कहलाते हैं। एवं यह परिघटना आयनन समावयवता कहलाती है। क्लियर है सबके। तो संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयनों का निर्माण करते हो, आयनन समावयवी कहलाते हैं। एवं ये परिघटना या गुणधर्म आयनन समावयवता कहलाती है। अब आते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए CO। अब जहाँ तक एग्जाम्पल की बात है तो हमें एग्जाम्पल रटने नहीं है, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं आयनन समावयवता के लिए। इसलिए पहले मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। CO NH3 का होल 5 Br और सल्फेट। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, तो उसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। संकुल निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बिंदु, ये मैं अलग से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स जब हम बनाएंगे भी हम एग्जाम्पल रट तो नहीं सकते जो किताबों में दिए हुए हैं या बुक्स में दिए हुए या गाइड्स में दिए हुए हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स आप बहुत इजीली बना सकते हो, केवल 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट केंद्रीय
परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर, केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या, और सेकंड आवेश संतुलन, चार्ज बैलेंसिंग। बस केवल ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते समय। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, जैसे कोबाल्ट ले लिया, कोबाल्ट यहाँ 3+ में है, तो अब आप याद करो कोबाल्ट 3+ की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसलिए मैंने 5 तो क्या ले लिया, अमोनिया, और 1 क्या ले लिया, Br। ये सारे मोनोडेंटेट है तो 6 लेने पड़ेंगे आपको टोटल मिला के। अब बाहर की साइड हमने क्या लगा दिया, सल्फेट। क्यों? क्योंकि अगर हम चार्ज कैलकुलेशन करें तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ रहा है, 2+, तो बैलेंस करने के लिए क्या आ गया है, सल्फेट। अब आप देख सकते हो कि 2+ और 2- है तो 1:1, इसलिए यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 1 से, पर हम जनरली शो नहीं करते 1 को, इसलिए यहाँ पर ये 1 रिटर्न नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर देखो फर्क क्या पड़ता है, मान लेते हैं यहाँ पर 1+ और यहाँ क्या आता 2-, तब ये क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाता, 2 और यहाँ क्या आ जाता, 1। तो ये बहुत जरूरी है, चार्ज बैलेंसिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2+, 2- है, 1:1 आ गया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना लिया मैंने। अब आते हैं यहाँ पर इसका एक और आयनन समावेश बनाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, CuNH3 का होल 5 और SO4। अब की बार मैंने सल्फेट को कहाँ ले लिया, अंदर की ओर, और बाहर कौन चला जाएगा, Br। तो अगर देखें तो फिर वही देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसके अलावा चार्ज की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स पे +1 और Br पे क्या जाएगा, -1, तो चार्ज भी क्या हो गया है, बैलेंस। क्लियर यहाँ पर? अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2+ आता तो फिर Br2 पे कितना आ जाता, 2, यहाँ कितना आ जाता, 1, और फॉर्मूला ही क्या हो जाता, अलग अलग, क्योंकि ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में Br 1 और यहाँ अगर 2+ आता तो यहाँ Br कितने हो जाते, 2 हो जाते, इसलिए चार्ज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमने दोनों चीजों का ध्यान रखा, केंद्रीय परमाणु की समन्वय या कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज बैलेंसिंग। अब ये 2 समन्वय भी मैंने बना दिए, क्योंकि अणुसूत्र क्या दिखाई दे रहा है, समान। कोबाल्ट दोनों में 1-1 है, अमोनिया 5-5 है दोनों में, एक Br और एक क्या है, सल्फेट है। अब संरचनात्मक सूत्र अगर हम देखें दोनों में तो आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ Br अंदर की ओर है, सल्फेट बाहर, और यहाँ पर क्या हुआ है, सल्फेट अंदर की ओर आ गया और Br बाहर की ओर। अब इसको अगर हम जल में विलय करें तो अगर ये आयनन समावयवी हैं तो भिन्न भिन्न आयनों का क्या होना चाहिए यहाँ पर, निर्माण। तो अगर फर्स्ट में देखें क्या बनेगा, CuNH3 का होल 5 Br और 2+ प्लस SO4 2-, और ये वही NaCl की तरह वाटर में क्या हो गया यहाँ पर, अलग अलग। तो यहाँ पर वही एक्वस कंडीशन में रिटर्न हो या ना हो, वाटर रिटर्न है, दैट मीन्स वही आयंस का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। और जलीय विलयन में आयन फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चारों ओर से जल के अणुओं द्वारा या विलायक अणुओं द्वारा क्या होंगे, घिरे हुए होंगे। इसके लिए आप हमेशा NaCl वाला एग्जाम्पल याद रखो। क्लियर यहाँ पर? तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना, केटाइन बन गया कॉम्प्लेक्स, और ये रेनाइन बन गया, तो सिंपल एनाइन कौन आ रहा है, सल्फेट। अब सेकेंड को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसका भी आयनन होगा। आयनन का मतलब ये आयनों में क्या होगा, विभक्त। क्या बनेगा, CuNH3 का होल 5 SO4 और चार्ज क्या जाएगा, प्लस Br-। तो यहां भी आयनों का क्या हो गया, निर्माण। तो क्या अलग अलग आयन बन रहे हैं क्या, दोनों से बिल्कुल बन रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स केटाइन को देखें तो वो भी अलग अलग है, यहाँ पर Br और यहाँ पर सल्फेट है। चार्ज भी क्या है, अलग अलग है। सिंपल एनाइन की बात करें तो यहाँ सल्फेट बन रहा है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, इसको बोल देते हैं फर्स्ट, और इसको सेकंड नेम दे देते हैं हम। तो फर्स्ट में सिंपल रेनाइन क्या बना, सल्फेट, और सेकंड में सिंपल रेनाइन क्या बना, Br-। क्लियर यहाँ पर? तो दोनों के अणुसूत्र क्या हुए, समान, ठीक है यहाँ पर जलीय विलयन में बनने वाले आयन क्या हुए, अलग अलग। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आयनन समावयवी। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, कि हमें पता कैसे लगेगा कि जो आयन यहाँ पर बन रहे हैं वो अलग अलग है। क्योंकि जैसे हम NaCl को जब वाटर में डिजोल्व करते तो हमें Na+ और Cl- दिखाई नहीं देते, तो आपको सल्फेट और Br तो दिखाई देगा नहीं। दोनों का एक्वस सॉल्यूशन में अगर कलरलेस है तो दोनों पानी की तरह दिखाई देंगे। तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर सल्फेट और यहाँ पर Br-। कैसे करेंगे, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसको हम 2 टेस्ट ट्यूब में क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड।
डिवाइड करने के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने इनको अलग अलग ले लिया। इसी के एक्वस सॉल्यूशन को फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के जलीय विलयन को हमने अलग अलग दो टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब एक टेस्ट ट्यूब में आपने मिलाया बेरियम क्लोराइड और एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया AgBr। तो बेरियम क्लोराइड मिलाने पर अगर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप आ जाता है, दैट मीन्स वहां पर सिंपल ऋणायन कौन था? सल्फेट। तो अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो जिस टेस्ट ट्यूब में आप बेरियम क्लोराइड मिलाओगे वहां पर बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी या सफेद अवक्षेप आ जाएगा। क्लियर है यहां पर? और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उस जिसमें हमने AgBr मिलाया है वहां पर आपको कोई पीपीटी दिखाई नहीं देगी। तो ये टेस्ट क्या प्रूव कर रहा है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के जलीय विलयन में सल्फेट सामान्य ऋणायन के रूप में है, ये लिगेंड के रूप में समन्वय मंडल में उपस्थित नहीं है। यही वर्क यहां पर करते हैं। इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम दो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में वही, एक में BaCl2 और एक में क्या मिलाएंगे? AgBr। BaCl2 मिलाने पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर वही एक्वस सॉल्यूशन ही आपको दिखाई देगा। पर AgBr मिलाने पर सॉरी इसमें AgNO3 और यहां भी एक मिनट रुकना, स्टार्ट। अब हम आते हैं यहां पर जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, उसमें AgNO3 मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर आपको यहां पर कोई भी सफेद अवक्षेप या किसी भी टाइप की पीपीटी दिखाई नहीं देगी, ठीक है यहां पर। तो इससे क्या पता लगा? इस एक्सपेरिमेंट से बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी का आना क्या शो कर रहा है, क्या प्रूव कर रहा है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के जलीय विलयन में सामान्य ऋणायन कौन है? सल्फेट है। ये लिगेंड के रूप में उपस्थित नहीं है, ये सिंपल ऋणायन के रूप में उपस्थित है। अब आते हैं यहां पर, यही एक्सपेरिमेंट हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स से बने हुए जलीय विलयन में भी करते हैं। तो जो जलीय विलयन है उसको आपने दो टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? अलग अलग लेने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में आप बेरियम क्लोराइड मिलाओगे और एक में AgNO3। तो बेरियम क्लोराइड मिलाने पर आपको कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, पर सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर उस टेस्ट ट्यूब में AgBr की हल्के पीले रंग की क्या जाएगी? पीपीटी, ठीक है यहां पर। तो AgBr की हल्के पीले रंग की पीपीटी का आना क्या शो करेगा कि सेकेंड कॉम्प्लेक्स के जलीय विलयन में सामान्य ऋणायन कौन है? Br-। तो दोनों के अंदर जो सिंपल एनाइन है वो क्या मिले आपको? अलग अलग। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में सल्फेट और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में Br-। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? आयनन समावयवी। अणु सूत्र समान है। और मैं फिर उस पर आता हूं कि संरचनात्मक सूत्र अलग अलग कैसे है। यहाँ Br अंदर की ओर है लिगेंड के रूप में और सल्फेट बाहर की ओर सिंपल आयन या प्रति आयन के रूप में। यहाँ सल्फेट कहाँ गया? अंदर की ओर। Br कहाँ चला गया? बाहर की ओर। तो कहीं ना कहीं संरचनात्मक सूत्र क्या हो गए यहाँ पर? अलग अलग। तो यहाँ पर संरचनात्मक सूत्र पहचानना और भी आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे आते हैं, जैसे और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, किसके? आयनन समावयवता की। तो मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स आप खुद बना सकते हो। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया क्रोमियम, ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेंट्रल मेटल ले सकते हैं। हम क्रोमियम ले लिया, इस पे चार्ज 3+। अब इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। तो जैसे मैंने NH3 कितने ले लिए? 3। वाटर कितने ले लिए यहाँ पर? 2। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? Cl। क्लियर यहाँ पर? अब हम चार्ज की अगर बात करें तो 3+ है, 0 0 1- तो वही 2+। तो बाहर क्या ले लिया आपने? कार्बोनेट। क्लियर यहाँ पर? तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, पर ये वही रफ वर्क है। जब आप इसको लिखोगे फेयर कॉपी में तो क्या लिखेंगे? Cr NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl एंड CO3। अब इसका आपको क्या बना है? आयनन समावयवी। तो आप क्या करो? कार्बोनेट को Cl से क्या कर दो? रिप्लेस, आपस में एक्सचेंज कर दें, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता। न्यूट्रल लिगेंड के साथ करेंगे तो क्या होगा? बाहर कोई चार्ज आएगा ही नहीं यहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो हमेशा जो सिंपल एनाइन है वो रिप्लेस किससे होगा? लिगेंड में जो यहाँ पर जो लिगेंड उपस्थित है उनमें जो नेगेटिव होगा उस नेगेटिव लिगेंड से क्या होगा? एक्सचेंज। पर जो भी आपका नया आयनन समावयवी बन रहा है उसको हमें चेक करना पड़ेगा
दो पॉइंट्स पे चेक करेंगे, कौन कौन से, कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज बैलेंसिंग। तो जैसे मैंने ये आयनन समावेश बना दिया, Cl और कार्बोनेट को आपस में एक्सचेंज कर दिया, पर ये देखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, 3 प्लस 0 0 2 माइनस 1 प्लस और 1 माइनस, दैट मीन्स ये बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आयनन समावयवी। क्लियर है कि यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हो कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब की बार में लिया मैंने यहाँ पर Fe, इसके अलावा जैसे En का होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया टोटल, क्योंकि En क्या होता है, द्वितंतुक लिगेंड। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर SO3 और I माइनस। क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं 3 प्लस के फॉर्म में, 0 2 माइनस और 1 माइनस, पर यहाँ से आयनन समावयवी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर I को रिप्लेस करके हम कोई न्यूट्रल लिगेंड ले लेते हैं, जैसे H2। अब चार्ज कितना आ गया है, 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पर बाहर अब आपको जो रेनाइन लेना उस पर चार्ज कितना आना चाहिए, 1 माइनस ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पर Cl माइनस। क्लियर यहाँ पर। अब हम देखें चार्ज बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 और ये 6, तो इसका आयनन समावयवी बनाए Fe का होल ट्वाइस, SO3 को रिप्लेस किससे कर देंगे, क्योंकि सिंपल रेनाइन रिप्लेस किससे होगा, नेगेटिव लिगेंड से, तो Cl अंदर की ओर और सल्फाइड कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर। अब देखते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 आ गया। चार्ज की बात करें तो 3 प्लस 0 0 1 माइनस 2 प्लस और ये 2 माइनस, तो चार्ज भी क्या हो गया है, बैलेंस। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, आयनन समावयवी। तो ये क्लियर हो रहा होगा कि हम खुद कोई भी एग्जाम्पल लेके आयनन समावयवी बना सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें आयनन समावयवता की कंडीशन फॉलो होती हो। सामान्य ऋणायन जो बाहर की तरफ है वो नेगेटिव लिगेंड से एक्सचेंज होता हो, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका दोनों में सेम होना चाहिए सेंट्रल मेटल का, और चार्ज भी क्या होना चाहिए यहाँ पर, बैलेंस। क्लियर है अच्छे से। अब हम आते हैं आयनन समावयवता में नेक्स्ट एग्जांपल पर। आपको क्या दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स CuEn का होल ट्वाइस Cl2 और NO2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, कोबाल्ट 3 प्लस का 6 है। चार्ज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पे क्या जाएगा, 1 प्लस और नाइट्राइट पे 1 माइनस। ठीक है, यहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। अब इसका आयनन समावयवी हम कैसे बनाएंगे, सिंपल रेनाइन को नेगेटिव लिगेंड के थ्रू क्या करेंगे, एक्सचेंज। तो CuEn का होल ट्वाइस Cl और NO2, तो एक NO2 तो कहाँ जाएगा, अंदर, और Cl कहाँ चला जाएगा, बाहर। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 आ गया, पर चार्ज बैलेंस है या नहीं, तो 3 प्लस 0 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस और 1 माइनस। क्लियर है यहाँ पर। तो चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस। अब इसी बेसिस पे हम आयनन समावयवता की एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि हम आयनन समावयवी कैसे बना रहे हैं। तो अब हम आते हैं आयनन समावयवता के डेफिनेशन पे कि हमने जो भी कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया था उससे हमने उसका आयनन समावयवी कैसे बनाया। यह समावयवता उन आयनिक संकुलों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें समन्वय मंडल के बाहर स्थित सामान्य ऋणायन नेगेटिव लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित इस प्रकार से किया जा सके कि केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या, समन्वय या उपसह संयोजन संख्या एवं OS ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था समान रहे एवं
बनने वाला परिणामी संकुल जलीय विलयन में भिन्न आयनों का निर्माण करें। क्लियर यहां पर? तो ये जो डेफिनेशन है, जो हम यहां पर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आयनन समावयवी बना रहे हैं, उसी को हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। क्या लिखा हमने? आयनिक होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जीरो होगा तो फिर बाहर की तरफ कोई आयन प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो ये समावयवता उन आयनिक संकुलों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें समन्वय मंडल के बाहर स्थित सिंपल ऋणायन नेगेटिव लिगेंड के द्वारा एक्सचेंज या प्रतिस्थापित किया जा सके। और किस टाइप से प्रतिस्थापित हो कि केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट समान रहे, और बनने वाला, जब आपने एक्सचेंज कर दिया तो जो नया बना उसके द्वारा बनने वाले आयन जलीय विलयन में पहले से क्या हो? अलग हो। तो जैसे अगर इसको जल में विलय करेंगे तो यहां पर सिंपल ऋणायन क्या बनेगा? NO2 माइनस, और यहां क्या बनेगा? Cl माइनस। क्लियर यहां पर पॉइंट? तो ये हो गई आयनन समावयवता की सेकेंड डेफिनेशन। क्लियर? अब आते हैं आयनन समावयवता में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको गिवन कॉम्प्लेक्स के आयनन समावयवी बनाने कितने बनेंगे? दिया हुआ कॉम्प्लेक्स क्या है? CO, NO2, HCN, H2O, NH3 ऑल थ्राइस और Br। तो सबसे पहले देखिए कोबाल्ट 3+ में होगा, -1, 1 माइनस, 0 और 0। जनरली अब कोबाल्ट पे जैसे सेंट्रल मेटल अब जो आ रहे हैं डी ब्लॉक के, उन पे आप चार्ज पे थोड़ा कंसिडर करते रहो। कोबाल्ट पे चार्ज क्या मिलता है? 3+ या +2। 3+ जनरली कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6, 3, 4, 5 और 6, इसलिए चार्ज कितना ले लिया? 3+। या अगर हम देखें Br पे 1 माइनस है, इस पे 1+ आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस, तो वहां से अगर हम देखें तो चार्ज कितना आ गया यहाँ पर? 3+। क्लियर यहाँ पर? अब इसके हमें आयनन समावयवी बनाने, तो Br माइनस को आप अमोनिया या वाटर के थ्रू तो एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ पर? किसके थ्रू एक्सचेंज करोगे? नेगेटिव लिगेंड के थ्रू। तो नेगेटिव लिगेंड कौन कौन है? NO2 और HCN। पर एक्सचेंज करने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 रहे और चार्ज भी क्या होना चाहिए यहाँ पर? बैलेंस। तो बना के देखते हैं। CO Br अंदर ले लिया आपने, HCN H2O NH3 का होल थ्राइस, और बाहर क्या चला जाएगा? NO2। जब आप देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 है, 1+ आ जाएगा चार्ज यहाँ पर, यहाँ 1 माइनस, 0 0, 1 माइनस 1 माइनस एंड 3+। और किसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं? HCN के थ्रू। तो CO NO2 और थायोसाइनेट को रिप्लेस करके क्या जाएगा? Br। आगे H2O NH3 का होल थ्राइस, और आउटसाइड क्या चला जाएगा? थायोसाइनेट। अब यहाँ पर हमें केवल आयनन समावयवी बनाने, तो कितने बने यहाँ पर इस गिवन कॉम्प्लेक्स के? 2। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इसके भी हमें आयनन समावयवी बनाने हैं। आयनन समावयवी अगर हम देखें तो PT NH3 का होल 4 Cl2, और बाहर क्या दिया हुआ है? Br2। तो फर्स्ट तो ये बन सकता है PT NH3 होल 4, एक Cl को हम Br से क्या करते हैं यहाँ पर? रिप्लेस। तो बाहर क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाएगा, और अंदर भी क्या होगा? क्लोरीन और ब्रोमीन। पर अलग आयंस का क्या होगा? फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर केवल Br माइनस बन रहे हैं, यहाँ पर दोनों बन रहे हैं, Cl माइनस और Br माइनस। और क्या पॉसिबल है? PT NH3 का होल 4, दोनों ब्रोमीन अंदर आ जाए और क्लोराइड कहाँ चले जाए? बाहर। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो गिवन कॉम्प्लेक्स के कितने बन जाएंगे? 2 आइसोमर्स, और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें तो कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ अगर हम देखें सल्फेट पे 2 माइनस, 2+, 0, 1 माइनस और ये 3+। अब सल्फेट को आप अमोनिया से तो रिप्लेस कर नहीं सकते क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो रिप्लेस किससे करेंगे? नाइट्रेट से। तो क्या बनना चाहिए? आयनन समावयवी CO SO4 NH3 का होल 5, और आउटसाइड क्या चला जाएगा? नाइट्रेट। चार्ज अगर देखेंगे तो चार्ज भी यहाँ पर क्या हो रहा है? बैलेंस। तो इसका केवल एक ही आयनन समावयवी बनेगा। क्लियर है यहाँ पर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कितने कॉम्प्लेक्स या संकुल आयनन समावयवता नहीं दर्शाते हैं? तो हमें यहाँ पर काउंटिंग करनी है, गिवन कॉम्प्लेक्सेस में कितने कॉम्प्लेक्स है जो आयनन समावयवता नहीं दर्शाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से।
फर्स्ट को अगर हम देखें तो Br माइनस आउटसाइड है और ये लिगेंड्स के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। क्लियर यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर रिप्लेस कर भी देंगे तो सेम ही बन रहा है, ठीक है यहाँ पर, इसलिए आयनन समावयवता नहीं दर्शाएगा। ठीक है यहाँ पर, तो आयनन लिख के मैं क्या लिख रहा हूँ, क्रॉस, पर ये काउंटिंग में तो शामिल होगा क्योंकि हमें वो नंबर पता करना है उन कॉम्प्लेक्सेस का जो नहीं दर्शाते हैं। तो ये नहीं दर्शा रहा इसलिए साइन आ गया किसमें, काउंटिंग में। इसको ये मत समझ लेना है कि दर्शा रहा है, आयनन समावयवता नहीं दर्शाएगा इसलिए ये आंसर में शामिल होगा। और रीजन क्या देंगे, समान संकुल का निर्माण। क्लियर यहाँ पर, सिमिलर कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, निर्माण होगा, इसलिए आयनन समावयवता नहीं दर्शा सकता। नेक्स्ट पे आते हैं CrNH3OL6Cl3, बाहर Cl माइनस है पर अंदर एक्सचेंज करने के लिए अमोनिया। क्लियर यहाँ पर, इसलिए आयनन समावयवता संभव नहीं। और क्यों नहीं है, अगर हम मान लीजिए हम करते हैं CrNH3 का होल 5 और यहाँ पर क्या जाएगा Cl2.NH3। ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आयंस तो वही बन रहे हैं ना, यहाँ पर Cl माइनस यहाँ बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, आयन Cl माइनस ही बनेगा। ठीक है यहाँ पर, तो ये अलग टाइप के आइसोमेरिज्म में जाएगा, आयनन में नहीं जा सकता, तो आयनन समावयवता नहीं दर्शाएगा। तो मैं आयनन लिख के क्या कर रहा हूँ, क्रॉस। और रीजन क्या लिख रहे हैं इसका कि क्यों आयनन समावयवता नहीं दर्शाता, नेगेटिव लिगेंड अनुपस्थित। आपने यहां पर रिप्लेस तो कर दिया क्लोरीन को अमोनिया से, पर ये आयनन समावयवता में नहीं शामिल होगा। ठीक है, यहां पर ये आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रेट या विलायक योजन उसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर भी ये काउंटिंग में क्या हो जाएगा, शामिल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको एक संकुल धनायन दिया हुआ है। अब संकुल धनायन की बात करें तो ये भी आयनन समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि बाहर कोई सिंपल आयन है ही नहीं जिसको रिप्लेस कर सके। यहां तो आपको केवल दिया हुआ ही कॉम्प्लेक्स केटाइन या धनायन है, दैट मीन्स ये भी काउंटिंग में क्या हो जाएगा, इंक्लूड, ये भी आयनन नहीं दर्शाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहां पर हम देखें तो 2 प्लस कॉम्प्लेक्स पे 2 माइनस 1 प्लस, क्योंकि आयरन के कॉम्प्लेक्सेस में याद होगा NO+1 के फॉर्म में मिलता है, 5 माइनस और यहां पर क्या जाएगा 2 प्लस। क्लियर यहां पर? अब यहां भी देखें तो ये आयनन समावयवता दर्शाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं दर्शा सकता? क्योंकि सिंपल ऋणाइन नहीं, यहाँ पर तो Na+ और Na+ अंदर जा नहीं सकता। Na+ को आप लिगेंड के रूप में ले ही नहीं सकते, Na+ लिगेंड का काम नहीं करता है, इसलिए बाहर जो आयन मिलेगा आपको जनरली कौन सा मिलेगा, ऋणायन। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, सामान्य ऋणायन। क्लियर है? यहाँ पर सिंपल एनाइन जो बाहर की ओर मिलता है अनुपस्थित। Na+ यहाँ पर दिया गया है जो लिगेंड का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं 5। अब यहां अगर हम देखें तो Br माइनस तो कॉम्प्लेक्स पे प्लस 0, यहां 2 माइनस तो इरेडियम पे चार्ज कितना आ गया 3 प्लस। क्लियर है यहां पर? अब 3 प्लस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है यहां पर, तो यहां कार्बोनेट किसकी तरह काम कर रहा है, डाइडेंटेड, मतलब द्विदंतुक लिगेंड की तरह। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि EN भी द्विदंतुक है तो 2 मिला के कितने हो जाएंगे 4। अब हम Br को कार्बोनेट से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि Br तो केवल मोनोडेंटेड लिगेंड का काम करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स बनाते समय कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज आपको बैलेंस करके रखने हैं, तो ये भी आयनन समावयवता नहीं दर्शाएगा, तो काउंटिंग में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, रीजन क्या देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या परिवर्तित। क्लियर है सबके? इसलिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं 6। यहां पर देखें तो बाहर ऑक्सिलेट है 2 माइनस, कॉम्प्लेक्स पे 2 प्लस 0 1 माइनस और 3 प्लस। अब यहां अगर हम देखें तो क्रोमियम 3 प्लस में गिवन है, 3 प्लस में समन्वय संख्या कितनी होती है 6। तो यहां पर वैसे तो आपको याद होगा कि नाइट्राइट किसका काम करता है, मोनोडेंटेड, पर यहां ये किसका काम कर रहा है, डाइडेंटेड। OX भी क्या होता है, डाइडेंटेड, इसलिए आपस में क्या कर सकते हो, एक्सचेंज। तो इसका हम कॉम्प्लेक्स बना के देख लेते हैं, COOX EN का होल ट्वाइस और बाहर क्या चला जाएगा NO2, 1 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस और 3 प्लस, तो चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस।
कोऑर्डिनेशन नंबर वही कितना आ गया है 6। तो यहां पर अगर NO2 मोनोडेंटेड होता तब तो ये पॉसिबल नहीं था, पर ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने से पता लग रहा है कि NO2 माइनस या नाइट्राइट किस तरह काम कर रहा है, द्विदंतुक की तरह। आपको लाइन याद करवा देता हूं कि कुछ एक दंतुक लिगेंड कुछ केसेस में द्विदंतुक की भांति भी व्यवहार करते हैं, उसमें हमने NO2 लिया था। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, ये कुछ केसेज में द्विदंतुक लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये दिया गया कॉम्प्लेक्स आयनन समावयवता दर्शाएगा तो काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। अगले एग्जांपल पे आए तो बाहर की तरफ 2Cl गिवन है तो 2 माइनस 2 प्लस 0 0 2 माइनस और 4 प्लस। अगर हम देखें तो Cl माइनस को हम OX के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस, क्योंकि ये द्विदंतुक है इसलिए दोनों Cl आएंगे, एक Cl नहीं आएगा। तो क्या बनेगा इसका आयनन समावयवी, PtCl2 H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस और OX। चार्ज भी बैलेंस हो गया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 है। इसका मतलब ये भी आयनन समावयवता दर्शाएगा, तो ये भी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 8 पर। यहां पर अगर हम देखें तो सल्फेट, पहले तो देखते हैं सल्फेट पे चार्ज कितना है, 2 माइनस, कॉम्प्लेक्स पे 2 प्लस, ये है फेनेंथ्रोलिन। ठीक है, यहाँ पर इस ये न्यूट्रल होता है तो 0 1 माइनस और 4 प्लस। ये द्विदंतुक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 4 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम सल्फेट को Br या Cl के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। तो ये आयनन समावयवता दर्शाएगा तो काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आए तो जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप का है, जिसमें कॉम्प्लेक्स धनायन, संकुल धनायन और संकुली क्या है, ऋणायन। तो ये भी आयनन समावयवता नहीं दर्शाएगा तो काउंटिंग में क्या हो जाएगा, शामिल। और रीजन क्या बताएंगे, सामान्य ऋणायन अनुपस्थित, जिसको आप नेगेटिव लिगेंड से क्या करते हैं यहां पर, रिप्लेस। यहां तो कॉम्प्लेक्स ही धनायन और कॉम्प्लेक्स ही ऋणायन है, तो कॉम्प्लेक्स जो ऋणायन है उसको एक्सचेंज थोड़ी कर सकते हैं हम। सिंपल ऋणायन होता तभी वो एक्सचेंज पॉसिबल था। और फाइनली हम आते हैं 10 पर, तो सल्फेट को आप Br के थ्रू क्या कर सकते हैं यहां पर, रिप्लेस। ठीक है, यहां पर तो ये भी आयनन समावयवता दर्शाएगा तो ये भी काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। तो अगर हम काउंट करें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आयनन समावयवता नहीं दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहां पर टोटल 6 कॉम्प्लेक्स हैं जो आयनन समावयवता नहीं दर्शाएंगे। क्लियर है यहां पर। अब हम आते हैं आयनन समावयवता के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन संकुलों के प्रकार बताइए जो आयनन समावयवता नहीं दर्शाते हैं। फर्स्ट वन देखो, उदासीन संकुल। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स उदासीन है, फॉर एग्जांपल PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, तो ये आयनन समावयवता नहीं दर्शाएंगे, कारण इनमें सिंपल ऋणायन क्या होगा, अनुपस्थित, जिसको आपको नेगेटिव लिगेंड से क्या करना था, एक्सचेंज। तो जितने भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो आयनन समावयवता नहीं दर्शाएंगे। सेकेंड वन, ऋणायनिक संकुल। ऋणायनिक संकुल भी कभी भी आयनन समावयवता नहीं दर्शाएंगे। क्यों नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि इन पे माइनस है तो कोई ना कोई प्लस दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर, और सिंपल ऋणायन यहां भी क्या होगा, अनुपस्थित। क्लियर यहां पर, तो हम रीजन लिखते जाएं, सामान्य ऋणायन अनुपस्थित, और यहां भी रीजन वही सेम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको जो आयन मिलेगा सिंपल वो कौन सा मिलेगा, धनायन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल की अगर हम बात करें CuNH3 होल 4 एंड 2 प्लस, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा, क्योंकि उसको पूरा बैलेंस करके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर तो यहां भी रीजन क्या जाएगा, सिंपल ऋणायन क्या है, अनुपस्थित। नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ, संकुल जिनमें धनायनिक व ऋणायनिक
संकुल उपस्थित हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CrNH3 एंड CrCl6, तो ये भी आयनन समावेता नहीं दर्शाएगा, कारण क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी धन आयन है और जो ऋणायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है एक, तो यहां भी सिंपल ऋणायन क्या है, यहां पर अनुपस्थित है, इसलिए ये भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर तो ये टोटल 4 टाइप हो गए, इसमें और भी टाइप ऐड हो सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड ही है सारे, तो भी वो कॉम्प्लेक्स आयनन समावेता नहीं दर्शाएगा, कारण क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या है, सामान्य ऋणायन को नेगेटिव लिगेंड के थ्रू क्या करना है, एक्सचेंज। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस या तो उदासीन हो या पॉजिटिव हो, तब भी आयनन समावेता संभव नहीं है। क्लियर ये पॉइंट?